लोरेना ने उस जीव को बड़ी हिकारत से देखा। उसने कैद में होने के बावजूद अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसे उस अंधेरे और उस राक्षस के घमंड से नफरत थी, जिसने उसे सिर्फ इसलिए सजा दी क्योंकि उसने उसका सामना करने की हिम्मत दिखाई थी। अब वो जाग उठी पुरानी बुराई उसकी हिम्मत को कुचलना चाहती थी, न सिर्फ उसके शरीर को बल्कि उसके उस इरादे को भी जिसने उसे चुनौती दी थी। लिच की खुशी साफ महसूस हो रही थी, जैसे वो उसे धीरे धीरे तोड़ देने की तैयारी कर रहा हो। लिच ने लोरेना से कहा कि वो उसे एक ऐसी लाश बना देगा जो सिर्फ उसकी गुलामी करेगी, एक ऐसा खाली जिस्म जो सिर्फ उसका कहा मानेगा। ये कोई चिल्लाकर दी गई धमकी नहीं थी, बल्कि बड़ी शांति से कही गई बात थी, जैसे वो किसी होने वाली चीज के बारे में बता रहा हो। लिच की खोपड़ी के बीच वाली शैतानी आंख नरक की आग की तरह जल रही थी। वो नजर ऐसी थी जैसे किसी बड़ी तबाही की भविष्यवाणी हो। वो नजर जहां भी पड़ती, मौत और अंधेरा अपने साथ लाती। नीचे लिच के जागने के बाद भी उसका विशाल पत्थरों वाला ठिकाना किसी पुरानी कब्र की तरह खामोश था। ये खामोशी सुकून वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे हवा भी किसी बड़े कत्लेआम के इंतजार में अपनी सांसें रोके बैठी हो। उस डरावने कमरे के दरवाजे पर, जो कभी एक खतरनाक शैतान का घर था, एक अनजान जीव का साया खड़ा था। पहले तो वो हिला भी नहीं, बस दरवाजे पर ऐसे खड़ा रहा जैसे सोच रहा हो कि बाहर की दुनिया में कदम रखना ठीक होगा या नहीं। उस बड़ी इमारत में जाने के लिए पुरानी पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं, और उन सीढ़ियों के ठीक सामने वो जीव इंतजार कर रहा था। उसका साया उन पुराने गलियारों के अंधेरे में साफ दिख रहा था। उस अजनबी ने कई तरह की खालों की परतें पहन रखी थीं, और जहां सिर होना चाहिए था, वहां उसने एक जानवर की खोपड़ी पहन रखी थी जिस पर लंबे मुड़े हुए सींग थे, जिससे वो किसी इंसान और जानवर का मिलाजुला रूप लग रहा था। उस जीव ने किसी को बेबस कहा, जैसे वो किसी ऐसे शिकार से बात कर रहा हो जो अभी तक उसे दिखा नहीं था। पर आसपास न तो कोई इंसान था और न ही कोई राक्षस। उसकी बातें हवा में गूंजती रहीं, जो वाकई डरावनी थीं। उस अजनबी के सामने वो रहस्यमयी जगह फैली हुई थी, जिसके काले गलियारे लिच के महल की गहराई में जा रहे थे। वो जगह किसी मरे हुए साम्राज्य के गले की तरह थी, खामोश और किसी भी चीज को निगलने के लिए तैयार। अचानक उस अजनबी को अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे पत्थरों के नीचे से कोई दबाव ऊपर आ रहा हो या कोई जादू जमीन को चीरने की कोशिश कर रहा हो। उस एहसास से हवा कांपने लगी, मानो जमीन अब स्थिर नहीं रही। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उस सींगों वाले जीव का पैर एक चमकती हुई जादुई मुहर पर पड़ गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये एक जाल है। वो मुहर फौरन जल उठी, जैसे वो उसी पल का इंतजार कर रही हो। उसकी लकीरें पिघले हुए अक्षर की तरह चमकने लगीं। अगले ही पल आग का एक विशाल खंभा निकला, जो ऊंचे दर्जे के अग्नि जादू से बना था और साथ में बिजली की जोरदार चमक भी थी। वो आग इतनी जबरदस्त थी कि पूरा दरवाजा धधक उठा और सीढ़ियां तेज रोशनी में डूब गईं। वो आग और भी तेज होती गई, जब तक कि वो एक धधकती हुई भट्टी न बन गई। उस भयानक आग के बीच उस सींगों वाले राक्षस के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, न कोई रास्ता, न कोई ठिकाना और न ही कोई रहम, बस राख हो जाना ही उसका अंजाम था। आखिरकार धुएं और साये के बीच से वो सींगों वाला साया बाहर आया। खंडर के सामने उसका हुलिया साफ दिख रहा था। अपनी सांसें थामे हुए यान आगे बढ़ा। उसने उस पुरानी और डरावनी हवेली में घुसने की ठान ली थी जहां कहते थे कि वो खूंखार लिच लिच छिपा है। वो घर नहीं, बल्कि किसी खुले हुए जबड़े जैसा लग रहा था। हैरान करने वाली बात थी कि वो अजनबी उस भीषण आग से बच निकला था।
तपती गर्मी के बीच उसने बड़े आराम से अपने सिर से वो खोपड़ी हटाई, पर वो तो किसी घटिया नाटक के सामान की तरह निकल आई, जो सिर्फ धोखा देने और भेष बदलने के लिए बनाया गया एक मामूली मुखौटा था। उस डरावने मुखौटे के पीछे से चमकीले नीले बालों का गुच्छा बाहर निकला, जो पसीने और कालिक से भीगा हुआ था। बड़ी झिझक और साफगोई के साथ उसने माना कि उसे लगा था कि ये जगह खाली होगी चोरी के लिए एक आसान शिकार। उसे अंदाजा नहीं था कि ये खाली अड्डा उसे काट भी सकता है। ये यान था जो 974वां भर्ती हुआ जवान था, और उसका स्वागत हथियारों और शक के साथ हुआ। जैसे ही वो दहलीज पर पहुंचा, वहां खड़े लोग हथियार तानकर चौकन्ने हो गए। सबकी निगाहों में बस एक ही सवाल था, ये घुसपैठिया है या साथी? यान की दाद देनी पड़ेगी। उसने तैयारी ऐसी की थी जैसे वो नरक की आग से गुजरने वाला हो। उसने ज्वालामुखी के आर्मडिलो की खाल से बना कवच पहन रखा था, इतनी मोटी और परतों वाली ढाल जिस पर आग, तपिश और यहाँ तक कि जादुई आग का भी कोई असर नहीं होता था। उसे उस अड्डे के सारे आंकड़े किसी दुआ या चेतावनी की तरह याद थे। उस पूरे महल में 492 जादुई जाल बिछे थे, और अब तक यान 12वीं मंजिल तक पहुंच चुका था। हर कदम उसने बड़े सब्र, हिसाब किताब और डर पर काबू रखकर रखा था। लेकिन जब उसने 36वीं मंजिल के बारे में सोचा, तो उसकी यादों ने उसे झकझोर दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वहां 30 चलने फिरने वाले जाल इंतजार कर रहे हैं, ऐसी मशीनें जो चुपचाप रहने के बजाय अंधेरे में शिकार ढूंढती हैं। साथ ही और भी कई छिपे हुए खतरे थे जिनका किसी लिस्ट में कोई जिक्र नहीं था। उसका प्लान सुनने में तो आसान था, पर उसे अंजाम देना काफी मुश्किल। गॉब्लिन्स को चारे की तरह इस्तेमाल करके लिच को बाहर निकालना, और फिर मौका पाकर चुपके से अंदर घुसकर खजाना हथिया लेना जब वो राक्षस कहीं और शिकार कर रहा हो। पर यान जानता था कि इस जगह पर कुछ भी आसान नहीं होने वाला, और एक छोटी सी चूक चालाकी को मौत में बदल सकती थी। फिर भी कामयाबी मुमकिन थी, अगर आपको उस जगह की एक एक दीवार और रास्ते का पता हो। यान ने अड्डे के नक्शे को बारीकी से समझा था, और स्क्वाड कप्तान के तौर पर काम करते हुए उसने लिच के बारे में जो हो सके वो सब जान लिया था, क्योंकि ऐसी जानकारी ही तय करती थी कि मिशन में जान बचेगी या जाएगी। एक मिशन से लौटने के बाद, जब उसके शरीर से अभी भी खून और लोहे की गंध आ रही थी, उस जवान सिपाही को एक फॉर्मल रिपोर्ट थमाई गई। वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक प्राचीन शैतानी जीव का खतरनाक कच्चा चिट्ठा था, जिसे उन लोगों ने बड़ी सावधानी से लिखा था जिन्होंने अपनी आंखों से खौफ देखा था। रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे ब्लेड रिज के पहले ट्रेनिंग ग्रुप ने उस बड़े राक्षस के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया था। उनमें से 900 लोग मारे गए, चीखों, राख और अंधेरे में गुम हो गए, जबकि सिर्फ 100 लोग ही किसी तरह जिंदा वापस आ सके, और वो अपने साथ ऐसा सदमा लाए थे जिसे कोई मेडल कभी कम नहीं कर सकता था। इतना बड़ा नुकसान देखने के बाद सेंटर चाहता तो सारे मिशन वहीं रोक सकता था, पर रिपोर्ट में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात लिखी थी। अगर उस सोए हुए लिच को किसी कैडेट का खून मिल गया तो वो जाग सकता है। इसका मतलब था कि आने वाला हर मिशन एक सोए हुए बुरे सपने को हकीकत में बदलने का खतरा था। आखिरकार जांच करने वालों ने खजाने की सही जगह का पता लगा ही लिया, और उन्हें पता चला कि ये अड्डा किसी बहुत पुरानी बनावट का हिस्सा था, इतना पुराना कि आज के राज्यों से भी पहले का। वो जगह सिर्फ किसी जानवर की गुफा नहीं थी, वो पुराने रहस्यों और ऐतिहासिक चीजों का एक बंद खजाना था, जिस पर वक्त की ऐसी धूल जमी थी जिसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। वहां मौजूद अजूबों में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी। कहते थे कि उसकी अलमारियां प्रतिबंधित किताबों के बोझ से झुकी हुई हैं। एक किताब का जिक्र तो बड़े अदब के साथ किया गया था,
एक ऐसा ग्रंथ जिसे सिर्फ पढ़ने भर से एक मामूली इंसान का दिमाग भी किसी महान ज्ञानी जैसा साफ और तेज हो सकता था। और वहां बक्से ही बक्से थे, जैसे किसी ड्रैगन ने ढेर लगा रखा हो, जो हर तरह के रंग बिरंगे रत्नों से भरे थे। रिपोर्ट का दावा था कि उस खजाने का एक सिक्का भी किसी की पूरी जिंदगी ऐश से गुजारने के लिए काफी है, इतना कि एक गुमनाम सिपाही रातों रात दुनिया की नजरों में आ जाए। यान जब रिपोर्ट की एक एक लाइन अपने दिमाग में दोहरा रहा था, तो उसे एक बात का एहसास हुआ कि उस अड्डे की लिस्ट में से एक जरूरी चीज गायब थी। सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था, खासकर उसके लिए। वो था वेसल ऑफ लाइफ। वेसल ऑफ लाइफ अंडे जैसा एक जादुई यंत्र जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें लिच की जान और उसकी पूरी जादुई शक्ति मना समाई हुई है। पढ़ने में तो वो किसी जिंदा चीज जैसा लग रहा था, जैसे किसी कवच के अंदर धड़कता हुआ दिल जिसकी ताकत गलत हाथों में पड़ते ही किस्मत बदल सकती थी। यान की पिछली जिंदगी में वो वेसल खो गया था, एक ऐसा पछतावा जो उसे आज भी किसी पुराने जख्म की तरह कचोटता था। रिपोर्ट के मुताबिक उसे यही होना चाहिए था, यहाँ तक कि उसकी जगह का नाम भी लिखा था, पर इस बात की भी गुंजाइश थी कि लिच क्रूएल के साथ लड़ाई के दौरान वो चीज नष्ट हो गई हो। उस फाइल को इतनी बार पढ़ने के बाद कि शब्द उसकी आंखों में बस गए थे, यान को एक और बात याद आई। वो वेसल ऑफ लाइफ जो उसके भविष्य के लिए इतना जरूरी था, उसका जिक्र शायद किसी शाही पुराने कागज स्क्रॉल में भी हो सकता है। अगर वो रिकॉर्ड अब भी मौजूद है, तो वो उस बात की पुष्टि कर सकता है जो जंग के शोर में दब गई थी। उस कागज में उस वेसल की शक्ति को अपनाने के मौके के बारे में लिखा था, पर साथ ही ये चेतावनी भी दी गई थी कि उसकी पूरी ताकत को खुद में समेटना नामुमकिन है, जैसे समंदर को निगलने की कोशिश करना। पर उस दस्तावेज में एक अहम बात का जिक्र नहीं था, एक ऐसी कमी जिसने यान को चौकन्ना कर दिया। अगर वो वेसल मिल जाता है, तो उससे जुड़े जादुई पत्थर मना स्टोन्स उसे इतनी ताकत देंगे जितनी आम ट्रेनिंग से कभी नहीं मिल सकती। उस शक्ति के साथ जो बातें पहले सिर्फ कल्पना लगती थीं, वो मुमकिन हो जाएंगी। यान डिवाइन ड्रैगन की सांस ब्रेथ ऑफ द डिवाइन ड्रैगन को समझने की शुरुआत कर पाएगा, एक ऐसी ताकत जो किसी कहानी जैसी लगती है। और अगर उसने इस मौके का सही इस्तेमाल किया, तो वो उन सीमाओं को तोड़ पाएगा जिन्होंने उसे पिछली जिंदगी में बांध रखा था। ये सोचकर ही उसका सीना गर्व से भर गया, एक ऐसी खुशी जिसमें कुछ पाने की भूख थी, जैसे भविष्य का दरवाजा आखिरकार उसके लिए खुल गया हो। यान एक विशाल किले के ऊंचे दरवाजों के नीचे से गुजरा, जहां पत्थर की नक्काशी किसी प्राचीन जानवर के कंकाल की तरह ऊपर मुड़ी हुई थी। इसी के अंदर कहीं वो शैतान लिच क्रूर सदियों से एक अजीब और गहरी नींद में सोया हुआ था, जैसे वक्त ही वहां थम गया हो। उस मुश्किल सफर के आखिर में यान उस जगह पहुंचा जिसे सेंटर कोर कहता था। हफ्तों की मेहनत, डर और हिसाब किताब के बाद वो आखिरकार उस मंजिल पर था जहां वो पहुंचना चाहता था, बिल्कुल अपनी किस्मत के दरवाजे के सामने खड़ा। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा और भारी गेट था, जिसकी सतह इतनी काली और डरावनी थी जैसे वो मशाल की रोशनी को भी निगल रही हो। यान के अंदाजे के मुताबिक ये रास्ता उस जाग चुके शैतान के अड्डे के निचले हिस्से की तरफ जाता था, एक ऐसी सरहद जहां अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। सेंटर की रिपोर्ट के हिसाब से यहीं उस पुराने लिच की वेदी होनी चाहिए थी, जहां से वो रस्मों, श्रापों और जादू का खेल शुरू होता था जो सदियों पुराने थे। यहाँ की हवा में ही एक भारीपन था, जैसे कोई पुरानी दुश्मनी आज भी वहां महसूस हो रही हो। फिर भी यान फौरन दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो बस एक कदम की दूरी पर रुक गया। रिपोर्ट की हर बात उसके दिमाग में घूमने लगी, वो चेतावनियां, वो नक्शे और वो मौतें, क्योंकि इस लम्हे का जिक्र रिपोर्ट में बड़ी कासियत से किया गया था, जैसे वो कागज भी इस दहलीज से डरता हो।
शुरुआत के लिए उस तजुर्बेकार सिपाही ने एक सीधा रास्ता चुना। उसने बिजली की शक्ति वाला एक हथियार निकाला और उसे पूरी ताकत से दरवाजों की तरफ फेंका ताकि उसे तोड़कर अंदर घुस सके। उसकी पकड़ मजबूत थी और निशाना सटीक, एक ही वार में अपनी तैयारी को कामयाबी में बदलने की कोशिश। यान के माहिर हाथों से निकली वो स्टील की ब्लेड हवा को चीरती हुई बिजली की तरह गई। वो सीधे उस अदृश्य रुकावट से टकराई और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने सुरक्षा कवच के परखच्चे उड़ा दिए हों, पर तभी हकीकत सामने आई और कुछ अनहोनी सी चीज ने पलटवार किया। उन विशाल दरवाजों पर एक खरोंच तक नहीं आई, न कोई हलचल हुई, जैसे उस खंजर ने उन्हें कभी छुआ ही न हो। ऐसा लगा जैसे हथियार को छूने से पहले ही रोक दिया गया, मिटा दिया गया या रास्ते से हटा दिया गया हो। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ जिसने यान को हवा में उछाल दिया, जैसे किसी अदृश्य मुक्के ने उसे दूर फेंक दिया हो। दरवाजे पर एक चमकता हुआ जादुई निशान उभरा, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, ये ऐलान करते हुए कि गेट पर सिर्फ ताला नहीं लगा है, बल्कि उसकी पहरेदारी भी हो रही है। यान संभल कर उठा, अपनी सांसें दुरुस्त की और फुर्ती से खड़ा हो गया। उसे फौरन समझ आ गया कि समस्या क्या है। उसने इन महान दरवाजों के बारे में पहले भी सुना था, उनकी सुरक्षा की परतों और उन पर हमला करने वालों को मिलने वाली बेरहम सजा के बारे में। यान के गेट तक पहुंचने से पहले ही एक रूहानी साये, गोस्ट, ने उसे देख लिया था। जैसे ही उसे लगा कि कोई अनजाना शख्स वहां है, उसने एक जादुई मुहर, सील, सक्रिय कर दी, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो बिना इजाजत आने वालों को रोकने और सजा देने के लिए ही बनाया गया था। वो साया हवा में किसी चमकते हुए होलोग्राम की तरह तैर रहा था। वो बिना किसी भाव के यान को देख रहा था, क्योंकि जिस चेहरे को पहचानने के लिए उसे बनाया गया था, वो चेहरा यान का नहीं था। जैसे ही वो साया धुंधला होने लगा और रोशनी में घुलकर गायब हो गया, उसने उस असली चेहरे के बारे में बताया जिसे वो अंदर जाने दे सकता था। वो मैसेज एक आखिरी निर्देश की तरह था, जैसे कोई ताला खामोश होने से पहले अपनी चाबी का हुलिया बता रहा हो। यान ने दीवार पर अपनी हथेली रखी और खुद को संभाला। उसने हार मानने से मना कर दिया। उसे पता था कि इस रुकावट को पार करने का कम से कम एक पक्का तरीका तो है, और वो उसे आजमाने के लिए तैयार था, चाहे उसमें ताकत के बजाय सब्र और बारीकी की जरूरत क्यों न हो। रिपोर्ट में दी गई सही जगह को याद करते हुए उसने पत्थरों पर अपना हाथ फिराया, किसी दरार, नक्काशी या उभार को ढूंढने की कोशिश की। उसकी उंगलियां उस गुप्त बटन को खोज रही थीं, वो छिपा हुआ तरीका जो कहीं न कहीं हाथ की पहुंच में ही होना चाहिए था। आखिरकार उसे वो मिल गया, दीवार में एक चौकोर सा गड्ढा, जो तब तक नहीं दिखता जब तक आप उसे जानबूझकर न ढूंढें। यान ने उसे जोर से दबाया और पत्थर से क्लिक की आवाज आई। उसे लिचकूर के अड्डे के अंदरूनी कमरों में जाने का रास्ता मिल गया था। पूरे किले में एक गड़गड़ाहट गूंजी, जैसे कोई सोकर जागा हो। जो दरवाजे पहले दिख भी नहीं रहे थे, वो ऊपर खिसकने लगे और एक ऐसा रास्ता खुला जिससे अंधेरा बाहर झांक रहा था। वो जगह इतनी डरावनी थी जैसे पाताल का मुंह खुला हो। ये एक गुप्त रास्ता था जो कभी गुलामों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट में लिखा था कि पुराने जमाने में यहाँ कई कैदी रखे जाते थे और उस गलियारे में आज भी वो कड़वी यादें बसी थीं, ठंडी, तंग और दुख भरी। आगे का रास्ता किसी भूल भुलैया जैसा था, जिसे लोगों को उलझाने के लिए बनाया गया था, और वहां बिछे जाल लोगों को अपाहिज करने के लिए थे। यान जानता था कि यहाँ से पार पाने के लिए वक्त और सावधानी लगेगी, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी करना बहादुरी नहीं बल्कि खुदकुशी थी। फिर भी यान ने अपनी हिम्मत कम नहीं होने दी। उसके दिल में आज भी एक स्पेशल स्क्वाड के कप्तान वाली बात थी, और उसकी वो पहचान ही उसे मजबूत रखती थी। न कोई डर, न कोई रुकावट और न ही कोई राक्षस उसे हरा पाएगा।
एक लंबी सांस लेकर यान उस गुप्त रास्ते पर आगे बढ़ा। उसके पास वक्त था, तैयारी थी और एक ऐसा इनाम था जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता था। फिर भी वो बड़े अनुशासन के साथ आगे बढ़ा, हर कदम ऐसे रखा जैसे अंधेरे से कोई तलवार निकल सकती हो। दूसरी तरफ लेडी लोरेना बेओवुल्फ, जिसे उस दुष्ट लिच ने पकड़ लिया था, उस राक्षस को घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई भी भीख नहीं थी, बल्कि वो गुस्से से जल रही थीं, भले ही मौत उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। उस बहादुर बेओवुल्फ महिला ने हार नहीं मानी जब उस शैतानी जीव ने हमला किया और अपनी डरावनी लाल टहनियां टेंटेकल्स निकाली जो गंदी जादुई ताकत से चमक रही थीं। वो हवा में खून जैसी लाल रोशनी के साथ कोड़ों की तरह लहरा रही थीं, उसे जकड़ने और उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए बढ़ रही थीं। उस जानलेवा पल में भी लेडी लोरेना ने उस सड़े हुए कंकाल का मजाक उड़ाया। उसने उसकी हड्डियों से आती सड़न की बदबू को कोसा और उसे एक पुराने खंडहर की तरह बताया जो भगवान बनने का नाटक कर रहा है। उसने अपनी नफरत ऐसे जाहिर की जैसे कोई तलवार चल रही हो। उसने उसे डरने का मौका नहीं दिया। लिच क्रूर एक गंदी हंसी के साथ हंसा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पत्थरों पर लोहे की जंजीरें रगड़ रही हों। वो उस ट्रेनिंग सेंटर की बेचारी लड़की को तड़पते हुए देखने के लिए बेताब था। वो सोच रहा था कि उसकी आत्मा को धीरे धीरे कैसे कुचलेगा जैसे ये कोई खेल हो। वो जीव जो शायद नरक से ही निकलकर आया था, लेडी लोरेना को जानबूझकर तड़पाने लगा। उसने बड़े घिनौने तरीके से बताया कि वो आने वाले दिनों में उसके साथ क्या करने वाला है। वो शब्दों का इस्तेमाल किसी जहर की तरह कर रहा था ताकि शरीर टूटने से पहले उम्मीद खत्म हो जाए। लिच क्रूर लेडी लोरेना को एक आदमखोर ज़ॉम्बी बनाना चाहता था, एक ऐसी कठपुतली जो उसके इशारों पर नाचे। उसने वादा किया कि जब ये बदलाव पूरा हो जाएगा तो उसकी ये अकड़ खत्म हो जाएगी और वो फिर कभी ऐसे तनकर खड़ी नहीं हो पाएगी। जब उस लिच ने अपनी डरावनी बातें खत्म की तो उसने बड़े तिरस्कार के साथ उसे बकबक बंद करने को कहा। फिर उस शैतान ने अपनी मुद्रा बदली और बड़ी शांति से अपनी जादुई ताकत इकट्ठा करने लगा, उस बेचारी सुंदर लड़की को खत्म करने के लिए, जैसे उसकी जान लेना बस एक छोटा सा अगला कदम हो। उस शैतानी जानवर के हाथ लगी लड़की की तरफ लाल टहनियां टेंटेकल्स हवा में तेजी से लहराईं, जैसे किसी बूचड़खाने की खौफनाक रोशनी में कोड़े चल रहे हों। उनकी वो रफ्तार किसी बुरे शगुन की तरह लग रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि लड़की की मौत अब बस कुछ ही पलों की बात है। ऐसा लग रहा था जैसे उन जानलेवा और घिनौनी टहनियों ने आखिरकार रिक्रूट नंबर 1 को पूरी तरह दबोच लिया है। उस घुटन भरे पल में लगा कि अब बचना नामुमकिन है। न तो कोई बचाने वाला दिख रहा था और न ही किसी चमत्कार की उम्मीद थी। वो पुराना राक्षस एक मामूली इंसान पर अपनी जीत का मजा लेते हुए बड़ी बेरहमी और हिकारत से हंसता रहा। उसकी हंसी किसी श्राप की तरह गूंज रही थी, जैसे वो लड़की के हारने से पहले ही जश्न मना रहा हो। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उस लिच ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वो उस लड़की को मरा हुआ समझकर घूर ही रहा था कि तभी पासा पलट गया। एक ऐसा झटका लगा जिसने उसके आत्मविश्वास को किसी तलवार की तरह काट दिया। उस दानव को हराने का जज्बा छोड़े बिना लेडी लोरेना बेओवुल्फ ने आगे झपट्टा मारा और उस शैतान की खून से सनी टहनी को अपने दांतों से जोर से काट लिया। उन्होंने इतनी मजबूती से काटा कि लगा जैसे वो अपना जबड़ा तुड़वाना मंजूर कर लेंगी पर सिर झुकाना नहीं। वो राक्षस उन्हें डरा नहीं पाया था और इस बात ने लिच क्रूर को बुरी तरह भड़का दिया। उसने दहाड़ते हुए धमकी दी कि वो उस बहादुर औरत के शरीर का एक टुकड़ा भी साबुत नहीं छोड़ेगा। उसने कसम खाई कि वो उसे तड़पा तड़पा कर खत्म कर देगा। अपनी काली और विनाशकारी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए लिच क्रूर ने एक जानलेवा हमला तैयार किया जिससे हवा भी कांप उठी।
वो बेचारी लेडी लोरेना बेओवुल्फ को धूल में मिलाने के लिए तैयार था, एक ऐसा जादू जो उनकी हड्डियों और उनके गर्व को राख बना दे। पर तभी वो पुराना शैतान अचानक रुक गया। उसकी आंखों में अब भी आग जल रही थी, उसकी ताकत भी तैयार थी, लेकिन उसने वार नहीं किया। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे बीच में ही रोककर जकड़ लिया हो। सांसें फूल रही थीं पर हौसला अब भी बुलंद था। लेडी लोरेना बेओवुल्फ ने अपना सिर ऊंचा किया और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखा। उन्हें भी हैरानी हुई कि जो शैतान अभी उन्हें मारने ही वाला था, वो अचानक ऐसे कैसे ठिठक गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिच क्रूर ने अपना हमला क्यों रोक दिया और उसका ध्यान अचानक कहीं और क्यों चला गया, जैसे उसके लिए उनकी मौत से भी ज्यादा जरूरी कुछ और हो गया हो। ये बदलाव इतना अचानक था कि यकीन करना मुश्किल था। उस पल राक्षस के दिमाग में अजीब सी हलचल हुई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में एक ऐसा खौफनाक ख्याल आया जिसने उसकी बरसों पुरानी योजनाओं की नींद हिला दी थी। अपनी जादुई शक्तियों की वजह से वो राक्षस दीवारों और पत्थरों के आर पार ऐसे देख सकता था जैसे किला कांच का बना हो। वहां वेदी ऑल्टर के पास उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। सुरक्षा कवच टूट गया था, जो कि नामुमकिन होना चाहिए था। उस अड्डे की रखवाली करने वाली जादुई मोहर पर एक बड़ी दरार आ गई थी, जो एक घाव की तरह चमक रही थी। और उसी रास्ते से लिच की जानकारी के बिना कोई अजनबी अंदर घुस आया था, ऐसी जगह जहां किसी के कदम नहीं पड़ने चाहिए थे। उस राक्षस ने चिल्लाते हुए इल्जाम लगाया कि ये लड़की तो बस एक चारा थी ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। गुस्से में उसने लड़की के गले पर अपनी लाल टहनियों की पकड़ और मजबूत कर दी, जैसे वो उसे उस गलती की सजा दे रहा हो जो उसने की ही नहीं थी। लोरेना को न तो उसकी बातें समझ आईं और न ही उसके अचानक बदले हुए गुस्से की वजह, पर लिच को लगा कि ये सब उसे फंसाने का एक तरीका है। जब वो लड़की के साथ उलझा हुआ था, कोई उसके ठिकाने में घुस गया। ये बात उसे अपनी तौहीन जैसी लगी। उस शैतान ने बेरहमी से लड़की को चुप रहने का हुक्म दिया, जो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसे गंदी और जहरीली गालियां देने के बाद उसने जादुई ताकत से उसे नीचे की तरफ दबाया, जैसे पूरी दुनिया ही उसे कुचलना चाहती हो। रिक्रूट नंबर 1 बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी तरफ दोबारा मुड़कर देखे बिना लिच क्रूर ने अपनी उड़ती हुई खोपड़ियों को फौरन वापस अपने सुरक्षित ठिकाने पर जाने और दरवाजे खोलने का आदेश दिया। लिच का जादुई निशान फिर से खून जैसा लाल होने लगा और चमकने लगा। वो खोपड़ियां तेजी से गोल गोल घूमने लगीं, जैसे हवा में उस शैतानी निशान को दोबारा उकेर रही हों। उनकी इस मिलीजुली चाल से एक रास्ता खुला, गेट नंबर 127 और 5, जो सीधे उस अड्डे की तरफ जाता था। उस रास्ते के किनारे ऐसे कांप रहे थे जैसे राक्षस की मर्जी के आगे हकीकत भी रास्ता छोड़ रही हो। बिना किसी हिचकिचाहट के उस रास्ते से गुजरते हुए लिच क्रूर ने खुद को और उन खोपड़ियों को सीधे अपने किले की वेदी तक पहुंचाने का हुक्म दिया। उसकी घबराहट साफ थी, ये कोई मामूली वापसी नहीं थी, बल्कि अपने ठिकाने को बचाने की एक दौड़ थी। कांपते हाथों के सहारे लेडी लोरेना बेओवुल्फ ने अपने जख्मी शरीर को ऊपर उठाया। राक्षस के उस वार ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था और उनके गले से बस दर्द भरी सिसकियां और हल्की आवाजें निकल पा रही थीं। अपने घायल शरीर को थामे हुए वो लड़की देखती रही कि उसका दुश्मन जा रहा है। वो अब भी सदमे और दर्द में थी। उसे समझ नहीं आया कि वो अचानक कहाँ चला गया और उसकी मौत को ऐसे अनसुना क्यों कर दिया गया। लिच का वो वेदी वाला कमरा बहुत चमकदार और अजीब तरीके से साफ सुथरा था। वहां सन्नाटा पसरा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो शैतान कभी जागा ही न हो, जैसे वो कमरा खुद मासूम होने का नाटक कर रहा हो जबकि खतरा वहीं कहीं छिपा था। वेदी के बीच वाले घेरे में
जहां अभी कुछ पल पहले सन्नाटा था, वहां लिच का जादुई निशान उभरने लगा। जैसे पानी में स्याही की लकीरें धीरे धीरे फैलती हैं, वैसे ही वो अपनी शक्ल लेने लगा। अब वो निशान उस सफेद वेदी पर साफ साफ दिख रहा था। इस निशान के लौटते ही लिच क्रूर आजादी से उस पवित्र जगह पर आ सकता था, जैसे वो अपनी किसी गद्दी पर कदम रख रहा हो। लिच क्रूर गुस्से में कमरे के अंदर पहुंचा। उसे इस बात पर बहुत ताव आ रहा था कि किसी ने उसके घर की मर्यादा तोड़ी है। उसके लिए ये किसी पाप जैसा था कि किसी ने उस वेदी को छूने की हिम्मत की जो उसकी ताकत की पहचान थी। वो राक्षस समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे कोई अजनबी उसके बिछाए जालों से बचकर और 1000 साल पुराने सुरक्षा कवच को तोड़कर अंदर आ गया। उस वेदी का पता सिर्फ उसे था, इसलिए ये घुसपैठ उसे किसी निजी चोरी जैसी लगी। उसे शक हुआ कि कहीं ये सम्राट के जादूगरों या शूरवीरों का काम तो नहीं। पर तभी उसकी नजर बोतलों पर पड़ी जो अमृत इलिक्सर से भरी थीं, और उन्हें ऐसे रखा गया था जैसे कोई आराम से बैठकर उसके रखे हुए खजाने के मजे ले रहा हो। उन बोतलों को देखकर राक्षस को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान उन्हें पीने की जुर्रत करेगा। ये सोचकर ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जैसे उन बूंदों को पीना उसकी बरसों की मेहनत पर थूकने जैसा हो। लिच क्रूर ने 1000 साल लगाकर उन अमृतों को तैयार किया था ताकि वो अपनी जादुई ताकत और इंसानी शरीर को वापस पा सके। उसे दोबारा इंसान जैसा बनने का रास्ता बनाने में 10 सदियां लगी थीं, और अब उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। कमरे के दूसरे कोने में वो अजनबी एक सिंहासन पर ऐसे बैठा था जैसे वो जगह उसी की हो। यान ने बड़ी ढिठाई से लिच के गुस्से का मजाक उड़ाया और उस अमृत की तारीफ ऐसे की जैसे कोई पारखी चोरी की शराब का लुत्फ उठा रहा हो। अपने ठिकाने में किसी इंसान की आवाज सुनकर राक्षस झटके से मुड़ा। उसकी जलती हुई आंखें उस घुसपैठिए पर टिक गईं। आखिरकार उसने उसे देख लिया जिसने उसके सुरक्षा कवच को भेदकर उसके दिल के करीब वाली जगह को गंदा किया था। यान बिना किसी डर के उस शैतान को चिढ़ाता रहा। अमृत का एक और घूंट लेते हुए उसने बड़े आराम से लिच क्रूर से कहा कि भाई, पहले शांत हो जा। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो खूंखार राक्षस ही कोई बेवकूफी भरी हरकत कर रहा हो। यान ने तो उसे अपने साथ पीने के लिए भी बुला लिया, जैसे ये कोई दुश्मनी नहीं बल्कि मेहमानवाजी चल रही हो। उसने हंसते हुए वादा किया कि अगर राक्षस चाहे तो वो उसके लिए थोड़ा शानदार ड्रिंक बचा देगा। इतनी ताकतवर जादुई शक्ति पीने की वजह से यान को थोड़ा नशा सा होने लगा था। उसका सिर हल्का हो गया और वो कुछ भी बोले जा रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए कहा कि अच्छी चीजें बाद के लिए बचाकर रखना एक गलत फैसला है, और अभी मजे करना ही अक्लमंदी है। अब उस घुसपैठिए को साफ साफ देखकर पुराने शैतान को यकीन हो गया कि ये सम्राट के सैनिक नहीं हैं। ये तो बस एक नौजवान लड़का था जो राजा बना बैठा था और उसके पवित्र खजाने का मजाक उड़ा रहा था। जब लिच क्रूर को एहसास हुआ कि उसका मजबूत सुरक्षा कवच एक नशे में धुत लड़के को नहीं रोक पाया, तो वो नफरत से पीला पड़ गया। यान ने गौर किया कि राक्षस को फंसाकर यहाँ लाना कितना आसान रहा, और उसने अपनी कैद में मौजूद लड़की को भी छोड़ दिया। पर लिच का सब्र जवाब दे गया। उसने यान को चुप रहने को कहा और उसे मार डालने की कसम खाई। क्या यान को सच में लगा था कि उसके दुश्मन को इस घुसपैठ का पता नहीं चलेगा? ये सवाल हवा में किसी तलवार की तरह लटक रहा था, क्योंकि लिच के गुस्से से साफ था कि वो इस बेइज्जती को सहने के बजाय अपने किले को तबाह कर देगा। उस निडर योद्धा ने मान लिया कि उसने राक्षस की एक कीमती चीज पहले ही चुरा ली है, जिसका उसे पता भी नहीं चला। उसने एक गुप्त सुरंग से आने की बात भी मज़े में कह दी, पर लिच को सिर्फ मजाक सुनाई दे रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान ने सामने वाले गेट की सुरक्षा इतनी आसानी से कैसे तोड़ दी।
दुश्मन की डरावनी बातें सुनकर यान को वो पल याद आया जब वो सीढ़ियां चढ़कर यहाँ तक पहुंचा था। उसे वो जादुई दबाव और वो रिस्क याद आ गया जो उसने बड़ी बेबाकी से लिया था। उस वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लेडी लोरेना बेओवुल्फ कहीं दूर से उसे देख रही हो और उसकी इस हिम्मत पर मन ही मन मुस्कुरा रही हो। ये एहसास बस कुछ पल का था, पर इससे यान का आत्मविश्वास और बढ़ गया। यान ने बताया कि वो बस गेट की सुरक्षा तोड़ना चाहता था और कुछ नहीं। उसने शेखी बघारी कि उसने उस रूहानी साये को हरा दिया है, और फिर कमरे में रखी पुरानी किताबों और डंजन नाम के उस ग्रंथ की तरफ इशारा किया जिसमें जादुई इंजन की ऐसी जानकारी थी जो साम्राज्यों को हिला दे। लिच क्रूर ने ये सारी चीजें पागलों की तरह इकट्ठा की थीं। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये उसकी सदियों पुरानी नफरत और साजिशों का एक हिस्सा थीं। उस पुराने शैतान के गले से एक हंसी जैसी आवाज निकली, पतली, कड़वी और सूखी हड्डियों के टकराने जैसी। उसे उस लड़के की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आईं, और उसके चेहरे से साफ था कि उसकी ये हंसी असल में खौफनाक गुस्से का एक मुखौटा है। उसके बाद उसने यान से पूछा कि क्या वो जानता भी है कि ये सब खजाना कहाँ से आया है और इसे पाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी है। इस सवाल में एक गहरा इतिहास छिपा था, जैसे खुद किला भी उसकी बातें सुनने के लिए झुक गया हो। राक्षस ने अपना नाम बताया, लिच आमोन। 1000 साल पहले उसने बदला लेने के लिए खुद को एक जिंदा लाश बना लिया था और अपनी इंसानियत को नफरत की आग में झोंक दिया था। उसने 10 सदियों तक अपनी इस बदले की तैयारी की थी, और अब एक मामूली इंसान उसके घर में घुसकर उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा था। उस शैतान के लिए यान की ये हरकत सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि उसके बरसों पुराने इंतजार की बड़ी तौहीन थी। जिसने उसे धोखा दिया और उसका सब कुछ छीन लिया, उससे बदला लेने के लिए लिच आमोन ने खुद को ये श्राप दिया था। उसने खत्म होने के बजाय सड़ते हुए जिंदा रहना चुना ताकि उसकी नफरत वक्त के साथ और तेज होती रहे। उस धोखे की वजह से उसकी योजनाएं पहले भी कई बार बिगड़ी थीं, पर ऐसी कभी नहीं। इसके बावजूद यान मजे से अमृत पीता रहा और राक्षस को अपनी बात जारी रखने को कहा, जैसे लिच की 1000 साल की ये दास्तान उसके लिए कोई मामूली कहानी हो। यान की इस निडर और बदतमीज हरकत को देखकर लिच दंग रह गया। लिच आमोन बस चुपचाप यान को देखता रहा, जो खुद के नशे में होने की शिकायत कर रहा था, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये लड़का पागल है या उसकी जिंदगी का सबसे बुरा शगुन। उस लड़के की बदतमीजी को कुचलने के लिए लिच आमोन ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक जादुई मुहर बना दी, जिसकी लकीरें किसी जिंदा नस की तरह फड़क रही थीं। अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए भी वो यान को गंदी गालियां देता रहा और उसकी हद से ज्यादा अकड़ का मजाक उड़ाया, मानो घमंड करना कोई ऐसा जुर्म हो जिसकी सजा सिर्फ मौत है। लिच आमोन ने अपनी जानलेवा नफरत के साथ ग्रेट फ्लेम और ब्रेथ ऑफ द रेवेन के जादू का इस्तेमाल किया। वो उस बहादुर लड़के के रग-रग से बहादुरी का नामो निशान जला देना चाहता था, उसके गर्व को राख बना देना चाहता था ताकि अंत में सिर्फ धुआं और गुलामी ही बचे। ट्रेनिंग सेंटर का वो निडर लड़का यान अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया, जैसे अपनी पूरी शक्ति बटोर रहा हो। एक पल के लिए तो वो बिल्कुल शांत लगा, जैसे कोई योद्धा अपनी सांसें थामकर और नब्ज पर काबू पाकर बुराई का जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। पर अगले ही पल उसकी आंखें झटके से खुलीं, जो पक्के इरादे से चमक रही थीं। उसकी आंखों में उस पुराने राक्षस के जादू को रोकने की ऐसी जबरदस्त चाहत थी कि मानो यान अपनी नजर से ही उस मंत्र को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। लिच आमोन का हाथ, जो पहले से ही धधकती आग में घिरा था, यान की तरफ तेजी से बढ़ा। उसकी उंगलियां यान का गला पकड़ने के लिए मुड़ी हुई थीं, ताकि उसे खींचकर एक ही जानलेवा वार में सब खत्म कर दे, मानो वो किसी छोटी मोटी मुसीबत से पीछा छुड़ा रहा हो।
वो भयानक राक्षस यान के इतने करीब था कि आग की लपटें उसकी खाल को छू रही थीं, फिर भी उस लड़के को खतरे का रत्ती भर भी एहसास नहीं लग रहा था। वो अपने दुश्मन को ऐसे घूर रहा था मानो वो सिर्फ दूरी नहीं बल्कि सही वक्त, कमजोरी और आखिरी मौके को नाप रहा हो। तभी लिच आमोन की जादुई ताकत मना के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसकी ऊर्जा का बहाव अचानक अटक गया और उलझकर पीछे की तरफ मुड़ गया, जिससे उस जिंदा लाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एक ऐसा डर महसूस हुआ जिसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो उसका कोई पुराना बुरा सपना सच हो रहा हो। इसी नाजुक मौके पर उस शांत दिमाग वाले लड़के ने बड़े इत्मीनान से अपना हाथ जेब में डाला, जैसे ये जंग नहीं बल्कि कोई मामूली बातचीत हो। बड़ी ही तंज भरी शालीनता के साथ यान ने राक्षस की फौरन सोचने की काबिलियत की तारीफ की, जो किसी तारीफ की तरह नहीं बल्कि मुस्कुराकर मारे गए थप्पड़ की तरह थी। उस शैतान की नफरत अब हद पार कर गई थी। पलक झपकते ही लिच आमोन को सच्चाई समझ आ गई। उस लड़के ने वेसल ऑफ लाइफ चुरा लिया था, वो चीज जो उसके 1000 साल के प्लान का सबसे अहम हिस्सा थी। उसे खोने का गम उसके सीने में किसी भाले की तरह लगा। यान ने अपने बाएं हाथ से कपड़े हटाकर अपना सीना दिखाया। वहां एक अजीब और मजबूत चमक के साथ एक जादुई निशान चमक रहा था, बिल्कुल लिच आमोन के अपने निशान जैसा, जैसे किसी ने दुश्मन के ही निशान को उसके शरीर पर छापकर उसकी बेइज्जती की हो। उस अड्डे के अंदर मौजूद सफेद वेदी ऑल्टर, जिसे पाने के लिए यान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, अब बिल्कुल खाली थी। वहां कुछ न होना किसी भी अलार्म से ज्यादा शोर मचा रहा था, जिससे साफ हो गया कि खजाना पहले ही छीना जा चुका है। यान झटके से मुड़ा और पीछे पड़ चुके उस खूंखार राक्षस के गुस्से से बचने के लिए पुल पर पूरी जान लगाकर भागा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और जूतों की आवाज पत्थर पर गूंज रही थी। उसे पता था कि एक पल की भी देरी उसे आग के हवाले कर देगी। आखिरकार उसकी मेहनत काम आई। वो किसी शिकार की तरह नहीं बल्कि एक मजे हुए शिकारी की तरह भाग रहा था। कुछ ही सेकंडों में वो बहादुर लड़का उस पुल के बीच से गायब हो गया और उस जगह से बाहर निकल गया जहां लिच उसे आसानी से निशाना बना सकता था। उसकी रफ्तार ने ही उसकी जान बचाई, क्योंकि जैसे ही बड़े पैमाने वाला आग का जादू शुरू हुआ, वो पुल भट्टी बन गया। वहां आग की ऐसी भयानक बारिश हुई जिसने उस रास्ते को नरक में बदल दिया और पत्थर और हवा सबको अपनी चपेट में ले लिया। यान को पकड़ने की नाकाम कोशिश करते हुए लिच आमोन ने उसे पीछे से गालियां दी और कहा कि वो एक मामूली इंसान है जो अपनी मौत से बचकर नहीं भाग सकता। पर कोसते हुए भी उसके मन में एक बात आई, अगर वो यान की जगह होता तो वो भी नहीं रुकता, क्योंकि रुकने का मतलब सिर्फ मौत था। वो दोनों उस अड्डे के गलियारों में पूरी रफ्तार से भाग रहे थे। एक तरफ आग थी और दूसरी तरफ नफरत। उस शोर शराबे के बीच यान पीछे मुड़कर चिल्लाया और उस वेसल ऑफ लाइफ के बारे में बताया कि कैसे वो लिच की जिंदगी से जुड़ा है, और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने यान को मारा तो वो खुद भी मारा जाएगा। जब उस राक्षस ने दहाड़कर कहा कि उसका यान को मारने का कोई इरादा नहीं है, तो यान ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और लड़खड़ाते बचा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो लिच उसे जिंदा छोड़ देगा। ये ऐसा ही था जैसे कोई शेर कहे कि उसे मांस नहीं चाहिए, लेकिन राक्षस की आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी। उस शैतानी जीव का इरादा मौत से भी बदतर था। वो दोबारा जन्म लेना चाहता था। लिच आमोन यान के शरीर को कब्जे में लेकर दोबारा पैदा होना चाहता था। चूंकि यान ने उस चीज को तबाह कर दिया था जिसके लिए लिच ने 1000 साल इंतजार किया, तो राक्षस ने तय किया कि इसके बदले में यान का रूप लेना ही इंसाफ होगा। इतना ही नहीं, यान के शरीर में अब उस अमृत इलिक्सर की शक्ति थी जिसे लिच ने बड़ी मेहनत से बनाया था।
लिच आमोन बस उस ताकत को वापस छीनना चाहता था, यान को एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करके अपनी सारी चुराई हुई शक्ति पर फिर से हक जमाना चाहता था। यान की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका सारा आत्मविश्वास गायब हो गया जब उसे असलियत समझ आई। वो उस जीव को देखता रह गया जिसने उसका शरीर हड़पने का फैसला किया था। खौफ मर जाने का नहीं था, बल्कि जिंदा रहते हुए किसी और के हाथों इस्तेमाल होने और खुद के मिट जाने का था। थके हुए चेहरे के साथ यान ने बस एक नाम मात्र की माफी मांगी, मानो वो किसी दावत में कोई बुरा ऑफर ठुकरा रहा हो। पर उसका इशारा साफ था, उस पुराने राक्षस की इच्छाएं उसके प्लान का हिस्सा नहीं थीं, और धमकियां यान को आसान शिकार नहीं बना सकती थीं। लिच ने फौरन सरेंडर करने को कहा, जैसे कोई राजा अपना हक मांग रहा हो। उसने ये वादा भी किया कि शरीर मिलने के बाद वो उसका बड़े प्यार से ख्याल रखेगा। ये बात बड़ी घिनौनी लगी, जैसे कोई कब्र खोदने वाला कत्ल के बाद ताबूत को चमकाने का वादा कर रहा हो। झटके के साथ लिच आमोन ने पैरेलल चेन जादू शुरू किया और श्रापों का एक तूफान खड़ा कर दिया। हवा में एक साथ कई जादुई मुहरें चमक उठीं, हर एक मुहर किसी का भी अंत करने और उसकी किस्मत को तहस-नहस करने के लिए काफी थी। अब यान के पास रिस्क लेने की कोई जगह नहीं बची थी। उन मुहरों के दबाव से हवा भारी और जहरीली लगने लगी थी, और उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे डिवाइन ड्रैगन की सांस, डिवाइन ड्रैगन्स ब्रेथ का इस्तेमाल करना ही था, क्योंकि बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लिच की उन लाल मुहरों से एक भयानक पीली आग निकलने लगी, जो किसी आदमखोर जुबान की तरह बाहर आ रही थी। उस रोशनी ने पूरे गलियारे को एक डरावने सुनहरे रंग में रंग दिया, और उस तपिश में एक अजीब सी चालाकी थी, जैसे वो शरीर को ढूंढकर कुचलना चाह रही हो। यान के अंदर उसका कोर जाग उठा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वही जादुई निशान जो उसे गुप्त रास्ते के पास मिला था, अचानक आग की तरह जलने लगा। ऐसा लगा मानो उसके अंदर का कोई सोया हुआ इंजन आखिरकार पूरी ताकत से चालू हो गया है। जादू के उस भारी दबाव की वजह से राक्षस के अपने ही अड्डे का मजबूत फर्श टूटने लगा। पत्थर चटक गए, धूल उड़ने लगी और पूरा गलियारा कांप उठा। ये इस बात का सबूत था कि वो जादू इतना ताकतवर था कि सदियों पुराने किले को भी हिला दे। लिच आमोन ने बहुत लंबे समय से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका दुश्मन अब भी जिंदा कैसे है। यान अब भी कैसे हिल पा रहा था और लड़ रहा था, जबकि उसे अब तक राख बन जाना चाहिए था। अचानक यान उस राक्षस के पीछे आ खड़ा हुआ, जैसे उस गलियारे ने ही लिच के साथ धोखा कर दिया हो। बड़ी बेरुखी के साथ यान ने लिच का मजाक उड़ाते हुए बात की, मानो राक्षस की घबराहट अब यान के लिए जीत की ट्रॉफी हो। उस पुराने राक्षस को इतनी पास से ऐसी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। उसने गालियां देते हुए एक लाल मुहर से जादुई वार किया। गुस्से में किया गया वो हमला यान की बदतमीजी की सजा देने और उसे फिर से पीछे धकेलने के लिए था। डार्क ड्रैगन की बगावत शुरू हुई, हवा में एक भारी और खौफनाक दबाव पैदा हो गया। यान पूरी रफ्तार से भागा और अपने दुश्मन पर हंसने लगा, मानो उसका हमला बहुत मामूली हो। उसने लिच का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो सिर्फ घिसी-पिटी चालें और गुस्सा ही दिखा सकता है। गलियारे के भारी दरवाजे ऐसे टूटे जैसे कोई जबरदस्त धमाका हुआ हो। लकड़ी और धातु के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। ये तबाही इतनी भयानक थी कि ऐसा नहीं लगा कि दरवाजा खुला है, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे मार डाला गया हो। अगले कमरे में रोशनी का एक बड़ा खंभा फूट पड़ा, जो छत को चीरता हुआ ऊपर गया। उसने गलियारे के दरवाजों के बचे कुचे हिस्सों को भी राख कर दिया, और जहां कभी दीवार थी वहां अब सिर्फ जलता हुआ मलबा बचा था।
राक्षस के जादू से बचकर भागते हुए यान ने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। उसने खतरे और जालों की उम्मीद तो की थी, पर ऐसी जंग की नहीं जो लिच के किले को ही तहस-नहस कर दे। अब उसे हर पल के साथ खुद को बदलना पड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि जादुई ऊर्जा मना शरीर के अंदर हमेशा चलती रहती है, जैसे फेफड़ों में हवा आती जाती है। और वही लगातार चलने वाली शक्ति डिवाइन ड्रैगन की सांस की असली ताकत थी। ये कोई एक बार का धमाका नहीं, बल्कि जिंदा ताकत का एक इंजन था। भागते हुए यान को पहाड़ों में बिताए वो मुश्किल दिन याद आए, कैसे उसने बिना सोचे समझे राक्षसों के दिल और जादुई पत्थर खा लिए थे। वो हरकतें पागलपन नहीं थीं, वो एक ट्रेनिंग थी, जिसने उसकी उस भूख को जगाया जो आज उसे जिंदा रखे हुए थी। और हाल ही में उसने उस पुराने राक्षस का बनाया हुआ लगभग सारा अमृत पी लिया था, इतना कि उसकी नसें चमकने लगी थीं। वो ताकत अब भी उसके अंदर घूम रही थी, किसी कैद की हुई बिजली की तरह नशीली और खतरनाक। यान ताकतवर बनने के लिए कुछ भी खाने को तैयार था, ऐसी हर चीज जिसे ईंधन बनाया जा सके। उसके लिए ताकत कोई शौक नहीं बल्कि जिंदा रहने का जरिया था, और जिंदा रहने के लिए उसने शराफत छोड़ दी थी। वो यहाँ तक कि उस राक्षस के वेसल ऑफ लाइफ को भी निगलने की हिम्मत रखता था, चाहे रिस्क कितना भी हो। ऐसा करने से उसकी काबिलियत सारी हदों को पार कर जाती और लिच के पास कुछ भी नहीं बचता। जब यान ने उस वेसल का आधा हिस्सा खा लिया, जो उसकी सेहत और ताकत के लिए बहुत जरूरी था, तो वही निशान उसके सीने पर साफ दिखने लगा। ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये सबूत था कि उस चीज की शक्ति यान के साथ जुड़ चुकी है और उसके शरीर को बदल रही है। इस रफ्तार से यान जल्द ही अपनी पिछली जिंदगी वाली ताकत वापस पा लेगा और शायद उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। ये ख्याल ही अपने आप में बहुत बड़ा था। एक लड़का हर पल के साथ और ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होता जा रहा था। अपने ही ख्यालों में खोया हुआ यान पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। उसे गलियारे की बारीकियों का भी होश नहीं रहा। उसका पूरा ध्यान बस एक ही बात पर था, भागो, जिंदा रहो और राक्षस से आगे निकलो, जब तक कि दुनिया सिर्फ रफ्तार और सांसों में सिमट गई। तभी उसे झटके से रुकना पड़ा। उसके जूते एक मुलायम लाल कालीन पर फिसले जिसने कदमों की आवाज को सोख लिया था। अचानक रुकने से उसका संतुलन बिगड़ गया और उसे लगा जैसे ये जगह ही उसे गिराने की कोशिश कर रही है। उसके सामने से दरवाजा गायब हो गया और यान ने खुद को एक बंद रास्ते पर खड़ा पाया। उसे अच्छे से याद था कि वहां एक बाहर निकलने का रास्ता था। उसने उसे रटा हुआ था, पर अब वहां कुछ नहीं था और इस बात ने उसे पूरी तरह उलझा दिया। पीछे से लिच आमोन हंसते हुए आया और उसने यान की तुलना जहर खाकर दम तोड़ते चूहे से की। राक्षस ने ताना मारते हुए कहा कि यान ने जालों को छेड़ दिया था, इसलिए दरवाजे गायब हो गए। गलियारे ने खुद को बदल लिया था ताकि वो इस बेवकूफ को निगल सके। यान के पास अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी और राक्षस उसे बड़े चाव से देख रहा था कि वो अब क्या करेगा। पर यान ने पलक झपकते ही सब कुछ तौला, दूरी, मुहरें, वक्त और एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। वो लिच को मार डालेगा। लेकिन साथ ही ये नामुमकिन भी लग रहा था। यान के पास न हथियार थे, न कोई औजार, सिर्फ थकान और एक ऐसा शरीर जो चुराई हुई ताकत के बोझ से दबा था। उस तंग गलियारे में दुश्मन का सामना करना उसके बस के बाहर लग रहा था। अपने शैतानी हाथों को ऐसे जोड़ते हुए जैसे वो किसी बेरहमी की दुआ कर रहा हो, राक्षस ने वादा किया कि वो यान के हाथ पैर काट देगा। उसने ये बात बड़े आत्मविश्वास से कही, जैसा आत्मविश्वास सदियों तक दूसरों को दर्द देने के बाद आता है। उसके बाद उस भयानक लिच ने एक बुलावे, सम्मनिंग की रस्म शुरू की और एक खून जैसा लाल जादुई निशान उभर आया। उसकी सुर्ख रोशनी दीवारों पर ताजी स्याही की तरह फैल गई,
जिसका मतलब था कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है। जिंदा लाशों को बुलाने का मंत्र पूरा करते हुए लिच आमोन ने एक शैतानी ड्रैगन की खोपड़ी को बुलाया, जो मौत का एक घिनौना नमूना थी। उसने बड़े रूखेपन से उसे हुक्म दिया कि उस लड़के का शरीर उसके पास लेकर आए, मानो यान को पकड़ना कोई बड़ी बात ही न हो। यान ने अपनी आंखों के सामने मौत का ये खेल होते देखा, वो जादुई मुहरें, वो शैतानी बुलावा और वो जहरीली नफरत। उसे समझ आ गया कि वो इस खूंखार लिच का सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं है। चाहे वो कितनी भी चालें चल ले या चुराई हुई जादुई ताकत इस्तेमाल कर ले, उन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। वो ड्रैगन की खोपड़ी किसी शापित लालटेन की तरह हवा में तैर रही थी, और उसके जबड़ों से निकलती शैतानी आग ने पूरे माहौल को खौफनाक लाल रंग में रंग दिया था। उस रोशनी की हर धड़कन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे यान की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई हो और कमरे में मौत का फंदा कसता जा रहा हो। तभी यान की आंखों के सामने एक शानदार लाल चोगा लहराया। फिर सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी और रोबदार आवाज आई, जिसने यान से उसका हाल पूछा। उस आवाज में कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि गहरी फिक्र और घबराहट साफ झलक रही थी। यान अभी उस पागल लिच को हराने का कोई रास्ता सोच ही रहा था कि राजकुमार लियोन कैवलन मैदान में ऐसे उतरे मानो उस जगह पर उनका ही हक हो। उन्होंने बिना झिझक और पूरे शाही अंदाज में यान से कहा कि वो उस शैतान को उनके हवाले कर दे।